Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 7 Gupta Age and Other Rulers from class 6 SS semester 1. Administration of Gupta Age. We get information about administration during Gupta Age from records, smritis and Purans. तो हमें गुप्ता एज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उस समय के जो रिकॉर्ड्स हैं, स्मृति है और पुराण से जानकारी मिलती है. अकॉर्डिंगली द गवर्निंग बॉडी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल. तो इसीलिए जो संचालक मंडल होता था वो 3 भागों में बटा हुआ था. पहला था सेंट्रल, दूसरा प्रोविंशियल और तीसरा था लोकल. Emperor was at the center of Gupta administration. He adopted titles like महाधिराज परम भगवत. तो जो सम्राट होते थे वो इस गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर में होते थे. उन्होंने महाधिराज परम भगवत का टाइटल अपनाया था. यूजुअली प्रिंस वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द प्रोविंस. कुमारमात्य एंड कमिश्नर प्लेड अ मेजर रोल इन द प्रोविंस. तो ज़्यादातर जो राजकुमार होते थे उनकी नियुक्ति एक प्रांत के प्रमुख के तौर पर होती थी और ये कुमारमात्य और कमिश्नर इस प्रांत में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते थे. द प्रोविंस वॉज कॉल्ड भुक्ति, हुज हेड वॉज रीजनल. तो प्रोविंस यानी कि जो प्रांत होता था उसको प्रोविंस को प्रांत कहा जाता था, जिसके प्रमुख क्षेत्रीय होते थे यानी रीजनल लोग होते थे. द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स. द डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड विषय. तो जो प्रांत होता है वो जिलों में बटा हुआ था और डिस्ट्रिक्ट को विषय कहा जाता था. अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड एट द विलेज लेवल. गांव के स्तर पर एक कमेटी बनाई जाती थी विच इंक्लूडेड एल्डर्स, विलेज हेड्स एंड इम्पॉर्टेंट एडल्ट सिटीजन्स. तो जिसमें बड़े लोग, गांव के मुखिया और बहुत ही महत्वपूर्ण वयस्क नागरिक भी शामिल थे. इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता एज. इन इकोनॉमिक टर्म्स गुप्ता एज वॉज अ गोल्डन पीरियड. फार्मिंग, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड विल वेरी डेवलप्ड. तो अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन की गुप्ता एज के दौरान. अगर हम गुप्ता युग का उसको आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये जो पीरियड था ये स्वर्णिम युग कहलाता था. इस समय में खेती बाड़ी, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफ़ी तेज़ी से इसका विकास हो रहा था. स्पेशल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूड एनुअल, 3 ईयर एंड 5 ईयर फार्मिंग. wheat, rice in North India, sugarcane in Gandhar, grapes in Kesar in Kashmir and coconut in Kamrup were grown. तो यहाँ पर विशेष खेती के तरीके अपनाए जाते थे जिसमें वार्षिक, 3 साल और 5 सालों तक की खेती शामिल थी. तो उत्तर भारत में गेहूँ और चावल, गांधार में गन्ना, कश्मीर में अंगूर और केसर की खेती और कामरूप में नारियल की खेती की जाती थी. Was grown in large quantity in Bengal, cotton in Gujarat and Sindh and silk was produced in Bengal. तो चावल की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में बंगाल में होती थी, कपास की खेती गुजरात और सिंध में होती थी और मखमल का उत्पादन बंगाल में होता था. ट्रेड ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, सिल्क एंड कॉटन हैड डेवलप्ड इन साउथ इंडिया. तो मसालों का व्यापार, मखमल और कपास का व्यापार दक्षिण भारत में काफ़ी फल फूल रहा था. King used to tax 1/6 of the total production. Land was donated to Brahmins and temples. International trade was the epitome of Gupta age. तो राजा उत्पादन का 6ठा भाग कर के रूप में लेते थे. ब्राह्मण्स को ज़मीन दान में दी जाती थी ताकि वो वहाँ पे मंदिर बनवा सके. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुप्ता युग का प्रतीक माना जाता था. Cotton, silk and spices were exported to Europe from India through Central Asia, while cotton, silk, spices, condiments and timber were exported to east and west of the world through international ports like Khambat, Bharuch, Sopara and Tamalpuri. Gold, silver and other items were imported. तो कपास, मसाले और मखमल को भारत से यूरोप तक सेंट्रल एशिया के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता था, जबकि कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, कंडिमेंट्स और टिम्बर इन सबको दुनिया के पूर्व से पश्चिम की ओर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों से एक्सपोर्ट किया जाता था, जैसे खंबात का जो बंदरगाह है वो, भरूच का, सोपारा का और तम्रलिप्ति का. तो इन सब के अलावा गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारी और चीज़ों को भी इम्पोर्ट किया जाता था. Now next is religious status. Hinduism and Indian culture are seen in full swing during Gupta age. तो गुप्ता युग के दौरान हिंदुज़म और भारतीय संस्कृति बहुत ही ज़ोर शोर से उसकी जो है एक तरह से धूम मची हुई थी. The Gupta emperors give Vaishnavism the status of state religion. तो गुप्ता सम्राट ने राज्य धर्म को वैष्णविज्म का दर्जा दिया था. As a result, Vishnu, his avatar Sri Ram and Sri Krishna were mostly worshipped at this time. तो इसका ये नतीजा हुआ कि उस समय विष्णु के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा बहुत ज़्यादा होने लगी, लोग उनको ज़्यादा मानने लग गए.
Lakshmi became very famous goddess. It was during this time only that Ramayana, the Mahabharata as well as the Purans were recompiled. Srimad Bhagavad Gita became very important text of this time. तो देवियों में लक्ष्मी देवी काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी। ये वही समय था जब रामायण, महाभारत और पुराण को फिर से संकलित किया गया। श्रीमद् भगवद गीता उस समय का काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ बन गया था। लाइक वैष्णविज्म, शैविज्म ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग गुप्ता एज। इन साउथ इंडिया, शैव सेंट्स वर कॉल्ड नयनार, वाइल वैष्णव सेंट्स वर कॉल्ड अलवर इन साउथ इंडिया। तो वैष्णविज्म के जैसे ही शैविज्म भी गुप्ता युग में काफ़ी ज़्यादा विकसित हो रहा था। दक्षिण भारत में शैव संत को नयनर कहा जाता था, जबकि वैष्णव संत को अलवर कहा जाता था। महिषासुर मर्दानी, that is Durga, was also quite popularly worshipped here. The worship of Kartikeya was also practiced during Gupta age. तो महिषासुर मर्दानी, जिनको हम दुर्गा के रूप में जानते हैं, वो भी काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही थी। उनकी भी काफ़ी लोकप्रियता से पूजा करी जाती थी। इसके अलावा गुप्ता युग में कार्तिकेय की भी पूजा करी जाती थी। Even Buddhism and Jainism also developed during Gupta age. Samudragupta was protector of Buddhism. Mahayana and Heian cult of Buddhism also developed. तो इन सब के अलावा गुप्ता युग में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म काफ़ी विकसित हो रहा था। समुद्रगुप्त बुद्धिज़्म की रक्षा करने वाले सम्राट थे। बुद्धिज़्म के महायान और हिमयान जैसे धर्म संप्रदाय काफ़ी विकसित हो रहे थे। Cultural condition during Gupta period. Gupta age was culturally golden age of India. Many new languages developed during this age. Kalidas, Skand Swami, Hari Swami and Rani Vijaya and Aryasur were important literatures. तो गुप्ता युग को सांस्कृतिक रूप से भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। इस युग में काफ़ी नई भाषाएं विकसित हुई हैं। कालिदास, स्कंद स्वामी, हरि स्वामी, रानी विजय और अरयासुर काफ़ी महत्वपूर्ण साहित्य रचनाकार रहे थे इस समय के। तो अमॉन्ग ऑल ऑफ देम कालिदास वॉज द बेस्ट। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इन सब में से सबसे अच्छा कालिदास को माना जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना जाता है। टेकिंग स्टोरी ऑफ इंडियन एपिक्स, ही रोट्स एपिक्स लाइक अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम एंड मेघदूतम। तो इन्होंने अगर भारत के महाकाव्य की बात करें तो इन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम जैसे महाकाव्य लिखे हैं। गुप्ता एज वॉज ईरा ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। गोप इन गुजरात, पर्वती टेम्पल ऑफ नचना, कोठार and temple of Jhansi are the first brick temples of India. The Gupta age marks the beginning of the temple architecture. The idols of Durga, Buddha, Krishna and Shiva were made in large numbers. तो गुप्ता युग को मंदिरों की वास्तुकला वाला युग कहा गया है। गुजरात का गोप मंदिर, नाचना कोठार का पार्वती मंदिर और झांसी का मंदिर, ये सभी भारत के फर्स्ट ब्रिक टेम्पल्स हैं। मंदिरों की वास्तुकला की शुरुआत गुप्ता युग से ही हुई है। तो इस समय में काफ़ी भगवान की मूर्तियाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में बनवाई गई थी, जैसे दुर्गा, बुद्ध, कृष्ण, शिव। कंडीशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता एज। अब हम बात करेंगे गुप्ता एज के दौरान में साइंस की कंडीशन कैसी थी। तो आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर वर अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस पीरियड। आर्यभट्ट डिस्कवर्ड जीरो एंड डेसिमल सिस्टम। Varahamihir wrote an important text named Brihad Samhita, which was related with astronomy. Vagbhat wrote a great text of Ayurveda named Ashtang Hriday Samhita. During this time, medicines developed for humans as well as animals. Even medicines were also discovered for elephants and horse. Chemistry also developed quite well. Its best example is Iron Pillar of Mehroli near Delhi, which is not corroded even today also. तो इस युग में काफ़ी महान वैज्ञानिक भी थे। उसमें से जो महान वैज्ञानिक थे वो आर्यभट्ट और वराहमिहिर थे। आर्यभट्ट ने शून्य और डेसिमल सिस्टम की खोज करी थी। वराहमिहिर ने एक महत्वपूर्ण पाठ लिखा था जिसका नाम बृहद संहिता था, जिसका संबंध एस्ट्रोनॉमी से था। वाग्भट ने आयुर्वेद पर एक महान पाठ लिखा था जिसका नाम अष्टांग हृदय संहिता था। इस समय के दौरान इंसानों और जानवरों के लिए दवाइयों का विकास बहुत ही हुआ। हाथी और घोड़ों के लिए भी दवाइयों की खोज करी गई। इस युग में रसायन विज्ञान भी काफ़ी अच्छे से विकसित हुआ। इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिल्ली के पास मेहरौली में जो आयरन पिलर है उससे हमें पता चलता है कि आज की तारीख में भी उसमें जंग नहीं लगा है।
So till here, in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.